नमस्कार। इंदौर डायरी में आप सभी का स्वागत है। और इंदौर डायरी जो कि दूरदर्शन का बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसमें आप सुनते हैं विभिन्न कलाकारों को और बड़ी बड़ी शख्सियत को। तो आज हमारे मेहमान हैं रतलाम में जन्मे और इंदौर जिनकी कर्मभूमि रही, ऐसे नाट्य कलाकार, नाट्य निर्देशक, स्क्रिप्ट लेखक श्रीराम जोग जी से। श्रीराम जोग जी, नमस्ते। नमस्कार संतोष जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। और आज हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे ताकि लोग जान सके आपके बारे में और आपकी कला यात्रा के बारे में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका जन्म किधर हुआ और इंदौर आप कब आए? 1960 में रतलाम में, और इंदौर आया हूँ मैं 1974 में। मतलब तब मैं 10वीं में था जी। बस, बाकी के सारे वर्ष यहीं बीते हैं। पिताजी की गवर्नमेंट जॉब के कारण से ट्रांसफ़र होते होते रतलाम से उज्जैन, उज्जैन से बड़नगर, बड़नगर से इंदौर, इस प्रकार से यहाँ आना हुआ। इसके बाद हम कहीं नहीं गए। तो आपका जो नाटक की जो रुचि लगी आपको, वो किस तरह लगी आपको? ये इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है मेरी आई का है। जब मैं बिल्कुल 8 या 10 साल का था तो मंदसौर में जब हम रहते थे तो किसी गणेश उत्सव में आई ने मुझे कुछ तो भी एक मोनो एक्ट करने के लिए कहा था। और मैंने वहीं हमारे पड़ोस में किराने की दुकान चलाने वाले बूढ़े मियाँ बीबी दोनों, उनकी एक एक्टिंग वहाँ पे कर दी थी। तो वहाँ से एक छोटा सा काम शुरू हुआ और बाकी की सारा चीज़ें थिएटर की या अभिनय की जिसको कहेंगे। 1976 महाराष्ट्र कॉमर्स सभा में जब मैं ज्वाइन हुआ इंदौर में, तो उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेके ज़्यादा उस समय चालू हुआ। चूँकि आप नाट्य भारती से जुड़े हैं, वो आपका बैनर है। और नाट्य भारती को जिसने पाला पोसा वो हैं नाटक के बहुत जाने माने कलाकार बाबा डीके साहब। तो बाबा डीके जी के संपर्क में आप कैसे आए और उनका सानिध्य किस तरह मिला आपको? मैंने बताया ना कि कॉमर्स का विद्यार्थी होने के कारण से 1976 में जब महाराष्ट्र कॉमर्स सभा हमने ज्वाइन की तो उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग नाटक करते थे। तो मेरा एक नाटक, उस नाटक में एक मेरी छोटी सी भूमिका थी, ना था माझा इस नाटक में। उस छोटी सी भूमिका को देख के बाबा साहब ने नाट्य भारती के लिए किसी एक नाटक में ये अभिनय तुम कर सकते हो, करोगे क्या, इस प्रकार से मुझे बोला। और मैंने वो एक कैरेक्टर उनके इस नाटक में किया। बस उसके बाद से फिर नाट्य भारती इस संस्था के साथ जुड़ गया, तो जो आज तक बदस्तू जारी है। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका व्यवसाय रहा है बैंक में, आप बैंक कर्मी रहे हैं। तो बैंक का संबंध था वित्त से, और ये कला का, तो वित्त और कला का किस तरह समन्वय किया और बैंक में किस तरह आप पदार्पण हुआ बैंक में आपका? बैंक में तो जब रेगुलर रूटीन में जिस प्रकार से इंटरव्यू देते हैं, एक रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में बड़ा मज़ेदार है। एकेडमिक रूप से हो सकता है कि मैंने कुछ सवालों के जवाब गलत दिए हो, लेकिन जब उन्होंने मुझसे हॉबीज़ पूछी तो हॉबीज़ में मैंने कहा कि चित्रकला भी है और नाट्य कला भी है। तो वो वहाँ बैठे जज ने कहा कि चलो ये चित्र बना के बताओ। अच्छा। या फिर ये एक वन एक्ट प्ले या एक तक मोनो एक्टिंग करके दिखाती, ये सब किया है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरा बैंक में चयन मेरे उस कॉन्फिडेंस के कारण से, एकेडमिक में अपने आप को नहीं मानता, कॉमर्स का विद्यार्थी होने के बावजूद भी बैंक में हूँ। तो बैंक कर्म और रंग कर्म, ये दोनों चीज़ें, कर्म जुड़ा हुआ है। बैंक के कारण से वित्त मिला है, पैसा मिला है, पैसे से पेट भर रहा है। रंग कर्म करने से मन भरता है, दिमाग को एक क्रिएटिविटी मिलती है। और इसी कारण से शौकिया रंगकर्मी के रूप में ज़्यादा पहचान है। व्यावसायिकता की तरफ कभी हम गए नहीं। जी। जोग साहब, ये बताइए हमको कि बैंकों में भी आपने बहुत नाम किया नाटकों के जरिए। तो वो सिलसिला किस तरह आरंभ हुआ? नहीं, कल्चरल इवेंट्स बैंक में भी होते हैं ना, सिर्फ वित्त वाली बात नहीं है कि सिर्फ जमा और नामे वाला प्रकार नहीं होता ना। मतलब एक बार तो राज्यपाल जी ने हमारे एमडी को पूछ लिया था कि आपकी बैंक सिर्फ जमा और नामे करती है या कुछ थिएटर भी या कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करती है। तब उन्होंने कहा था कि मेरा नाम लेके उनको बताया था कि ये हमारे बैंक का कर्मचारी, इसने ये प्राइज़ लिया है अभी बेंगलोर में। तो ग्रुप होते थे, हमारा एक म्यूज़िक क्लब था, हमारा एक ड्रामा क्लब था। ये सारे जो क्लब हैं, इसमें हम लोग इंटर बैंक ड्रामा कंपटीशन भी IBA कराता था। अच्छा। सारी बैंकों के, तो लगभग 17-18 बैंक्स के ग्रुप जो है अपना अपना थिएटर, अपना अपना रंगकर्म लेके आते थे, नाटक करते थे। फिर उसमें ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन भी होती थी। जी। तो वो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म था।
बैंक में काम करने के साथ साथ रंगकर्म करने का, और बाद में इधर बाबा साहब के साथ तो जोड़ा ही था, डीके साहब के साथ। तो मराठी इधर होता रहा, हिंदी उधर होता रहा, फिर हिंदी बाबा साहब के साथ भी होता रहा। अरे वाह। तो इसी के समानांतर आपने जो महाराष्ट्र की नाट्य कंपटीशन होती है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता रही है हमेशा, और आप बहुत सफल निर्देशक, कलाकार। तो आपको कितने पुरस्कार मिले उस प्रतियोगिता में? वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो जो एक इवेंट है, ये जो साल पिछले 60-65 सालों से वो करते आ रहे हैं, वो बड़ा मायने रखता है। उसके कारण से हमारा ग्रुप मराठी नाटक करता था, और उस नाटक के लिए फंडिंग करने के लिए हम गणेशोत्सव में भी प्रयोग करते थे, है ना। तो उससे फंडिंग होता था। खास बात है कि वहाँ पे अभिनय विधा के लिए एक रजत पदक दिया जाता है जी। और हिंदी भाषी प्रदेश से मराठी नाटकों में रजत पदक, इतने ज़्यादा रजत पदक लेने वाला शायद मैं अकेला हूँ। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ। इतने यानी कितने 17 के कभी दिखना जरूर चाहूँगा अरे आपको। वाह, मैं ये सिर्फ इसीलिए ये लेके आया हूँ कि ये रजत पदक, ये हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी ये दिखाएं। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, अरे वाह, है ना, ये रजत पदक है। ऐसे 17 रजत पदक मेरे पास हैं। अरे क्या बात है, वाह। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये बड़े मायने रखते हैं सर। मायने इसलिए लगते हैं, एक तो हम मराठी भाषी हैं, और मराठी भाषी हिंदी भाषी प्रदेश से वहाँ पे नंबर लेके आता है, तो ये एक अलग ढंग से एक सुकून देता है, एक अलग ढंग से कॉन्फिडेंस भी देता है। और जैसा कि आपने कहा कि निश्चित तौर से हमारी संस्था ने और व्यक्तिगत तौर पे निर्देशक और अभिनेता के रूप में भी मुझे काफ़ी लोग वहाँ जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। तो उसके कारण से यहाँ की भी सानंद न्यास के कॉम्पिटिशन्स में जिस प्रकार से लोगों की भीड़ होती है, वैसी वहाँ पे भी हमारी संस्था के नाटक के दरमियान बहुत दर्शक आते हैं और बड़ी बड़ी दिल से दाद दे के जाते हैं। इंदौर हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र जब माना जाता है, हिंदी के लोग ज़्यादा हैं, और जो यहाँ के मराठी हैं वो भी हिंदी वाली मराठी ही ज़्यादातर बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने किस तरह तैयार किया ताकि वो मराठी नाटकों में अच्छा अभिनय कर सके? नहीं, भाषाई बंधन वैसे भी होना नहीं चाहिए थिएटर के लिए। और तैयारी क्या होता है, जब आप नाटक करने लग जाते हो तो आपके पास जो भाषा है, चूंकि सब मराठी तो बोल ही रहे हैं, तो थोड़ी सी एक रिहर्सल ज़्यादा करना पड़ती है। कुछ प्रोनाउंसिएशन बोलते समय जो समस्या आती है, मेरे खुद की भी प्रोनाउंसिएशन कई बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो हिंदी में ही हुई है ना। पर नाटक पढ़ते रहने के कारण से, नाटकों में काम करने के कारण से, नाटक को जब डायरेक्ट करना शुरू किया मराठी नाटकों को, तो मैं फिर सारे कैरेक्टर्स को भी करता था ना, तो मेरी खुद की मराठी अच्छी होती चलेगी, घर में मराठी तो बोलते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त लेती है, ज़्यादा वक्त लेती है। महाराष्ट्र में ये लोग अगर 15 दिन में एक नाटक कर लेते हैं तो हमारे को 40 दिन लग जाते हैं। अरे वाह। पर लोग डिवोटी हैं, कलाकार। संस्था किसी अकेले की चल ही नहीं सकती है। अगर संस्था चल रही है तो निश्चित तौर से सारे कलाकारों के साथ चल रही है, तो वो लोग इतनी मेहनत करते हैं। इसी कारण से एज ए डायरेक्टर हम भी नाम कमा रहे हैं, नहीं तो अकेला डायरेक्टर क्या कर लेगा। टीम पूरी साथ में होना चाहिए। निश्चित, बिना टीम के नाटक नहीं। किसी भी कलाकार की जो प्रिय कृति होती है या प्रिय प्रोडक्शन होता है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा खास होता है। तो आपने जिससे बताया कि 17 बार आपको पुरस्कार मिला है, तो सबसे प्रिय नाटक कौन सा है जो आपके सबके दिल के करीब है आपके? ये बड़ा कठिन है, पर अभी जैसे जस्ट एक रा प्लस धा इज इक्वल टू इस नाम का नाटक इसी साल किया, तो वो नाटक एज ए अभिनेता उसमें हूँ मैं, डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन कहानी का रूपांतरकार के रूप में भी एक बड़ा मान दिया है उस नाटक ने। बेसिकली वो कथा है रविंद्र लाखे इनकी, लेकिन उस कथा का नाट्य रूपांतरण में, तो रूपांतरकार के रूप में जो एक आनंद मिला, एक थोड़ा सा एक नया एक जॉनर मिला मेरे को रंगकर्म करने के लिए। उसके पहले राजन खान इनकी एक कथा थी डहुल नाम से, उसको भी हमने नाट्य रूपांतरित किया, उसके भी काफ़ी चर्चे रहे, रूपांतर के रूप में चर्चे रहे, तो ये बड़े मायने रखते हैं। बाकी अभिनय के लिए तो 1980 से कर रहे हैं, अभी तो 1000-1200-1500 के करीब शो हो चुके हैं, लगभग 75 के नाटक, तो वो उसमें से छाटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी महंत नाटक जो सबसे पहले 2000 में किया था, उस नाटक का शिवा का जो कैरेक्टर था एक बहुत अच्छा था। अभी जो रा प्लस धा का कैरेक्टर किया वो अच्छा है। एक तो येणारे का कैरेक्टर था, वो भी बढ़िया है। हिंदी में जीवा और शिवा, मतलब भूल भुलैया, ये नाटक हमने किया था, वो कैरेक्टर करने में बड़ा मज़ा आता था। जैसा आपने बताया कि महाराष्ट्र की जो होती कंपटीशन, उसमें 17 बार आपको पुरस्कार मिला, और मैं गलत नहीं हूँ तो
इंदौर में जो सानंद संस्था जो करती हर साल नाट्य का एक बहुत बड़ा जलसा, उसमें भी लगातार आपको पुरस्कार मिलते रहे, उस बारे में हम जानना चाहेंगे कुछ। पुरस्कार मिलना अपनी जगह है, हर बार हम परफॉर्मेंस करते हैं और हर बार वो पुरस्कार अचीव हो रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन सानंद का भी शुक्रिया है उसके लिए कि एक तो वो इतनी बड़ी कंपटीशन यहाँ पे करा रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन सानंद का शुक्रिया इसलिए भी कहूँगा कि हम उसके मेंबर होने के कारण से महाराष्ट्र में नाट्यकर्म की जो गतिविधियाँ हो रही है व्यावसायिक तौर पर, तो किस प्रकार के नाटक होते हैं, किस प्रकार के उनका नेपथ्य होता है, लाइट्स क्या होता है, किस प्रकार का स्क्रिप्ट का चयन किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और सीधी सी बात है कि आपको अगर रंगकर्म करना है तो आपको आपकी आँख, आपके कान ये खुले रखना है, तो वो सारा देखने को मिलता है। वो पता चलता है कि इतना महंगा नेपथ्य हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम सजेस्टिव नेपथ्य की तरफ जाते हैं। तो सजेस्टिव नेपथ्य के कारण से पुरस्कारों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो कई पुरस्कार उस सजेस्टिव नेपथ्य के कारण से मिले। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि महंत इस नाटक में वीणा चाहिए थी, वीणा जी, एक्चुअल वीणा ले जाना, दिल्ली तक ले जाना बड़ा मुश्किल था। तो हमने ये केन की जो लैम्प शेड होते हैं ना, उसकी एक वीणा तैयार की थी। अरे वाह, उस वीणा के कारण से हमारे को नेपथ्य का पुरस्कार था। ये नहीं, क्या बात है, बिल्कुल यही बात वाह, तो करने को मिलता है, पता चलता है क्या किया जा सकता है। जिस आपने बताया कि आपने 1000-1200 के ऊपर से भी ज़्यादा शोज अभी किए हैं, तो इतनी स्क्रिप्ट कहाँ से मिलती है आपको? क्योंकि स्क्रिप्ट का आजकल बहुत बड़ा वो है, टेंशन रहता है नाटकों को। मराठी में नहीं है, मराठी में नहीं है। हमारे यहाँ पे समस्या क्या आती है कि किताबें बहुत हैं मराठी नाटकों की, पर चूंकि हम कंपटीशन में जाते हैं तो हम वो चाहते हैं कि वो वाली स्क्रिप्ट लेके जाएं जिसकी तुलना ना हो। जी, मैं वाड़ा चिरेबंदी जैसा नाटक करता हूँ या मैं पुरुष जैसा मराठी नाटक करने जाता हूँ, तो ये नाटक इतने प्रसिद्धि प्राप्त हो चुके हैं कि हम लोग करने जाएंगे तो या तो बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा, और नहीं फिर हम वैसा करते तो हमारी तुलना बड़े वरिष्ठ लोगों के साथ होना शुरू हो जाती है, और कंपटीशन में फिर नंबर लाने में समस्या जाती है। तो शुरू में यही रहता था कि ऐसे नाटक किए जाए कि जो व्यावसायिक तौर पे या और किसी तौर पे ज़्यादा जिनके शो नहीं हुए हों। जी जी। फिर कई बार क्या होता कि भले एक आधा प्रसिद्ध नाटक हो, लेकिन उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया, उसकी भाषा में कुछ बदलाव कर दिए, उसके कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस कर दिया, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस हो गए, कुछ एंड या उसका शुरुआत में कुछ नए ढंग से इम्प्रोवाइज किए। ये इस प्रकार से हम कंपटीशन लेवल पे चलते रहे। अब जब पता चला कि नए नाटक उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं, तो नाट्य रूपांतरण, कहानियों का रंगमंच जैसा होता है हिंदी में, तो वैसे ही कथा का रूपांतरण, कथा का नाटक तैयार करना और लेखक की परवानगी के साथ, तो पूरा एक जॉनर बदल जाता है। कथा है वो नाटक के रूप में परिवर्तित हो गई है, तो संवादों में आ जाती है, तो दृश्यों में आ जाती है, दृश्यबंध बन जाते हैं नए नए, जो कि आपको कथा में वैसे नहीं मिलते जी। तो यही है, इसी कारण से नई नई विषय मिलते जाते हैं। मराठी में बहुत विषय है, अच्छा, नो डाउट। और इसलिए मैं हिंदी में जब करता हूँ तो किसी मराठी नाटक का ही हिंदी करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि नए विषय लोगों तक, हिंदी लोगों तक पहुँचते हैं। अभी हमने एक शो किया था अंतर प्रवाह नाम का, वो वही था कि मराठी का जो है बहुत अच्छा शो हुआ, बड़े अच्छे मायने रखता है। जी जी। नाटकों के अलावा आपकी जो कला की दृष्टि है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। हमने कई बार देखा कि कागज़ के ज़रिए, कुछ भुट्टे के टुकड़ों के ज़रिए अपने बहुत सारी चीज़ें, कलात्मक चीज़ें बनाई जो बहुत गूढ़ अर्थ रखती हैं। तो ये दृष्टि और ये कल्पना आपको कैसे आई? पता नहीं, ये बाय बर्थ होगी आप तो नहीं, क्या होता है कि विज़न आपका तैयार होता चला जाता है। बिल्कुल, मैं पेपर कोलाज करता हूँ, तो पेपर कोलाज में मेरे जितने भी पेपर कोलाज आप देखेंगे तो उसमें कंपोजिशंस है जी। ये कंपोजिशन मुझे थिएटर से मिली है, वो मैंने माध्यम बदल के पेपर कोलाज में आ गई। ठीक है, अब पेपर कोलाज से मैंने क्या सीखा है, तो कलर कॉम्बिनेशन सीखा है। अब उस कलर कॉम्बिनेशन मुझे थिएटर में काम आता है। मुझे मालूम है कि मैं पूरा बैकड्रॉप इस प्रकार का है मेरा, तो यहाँ पे लाल रंग कहाँ वापरना है, कहाँ पीला वापरना है, कहाँ पीछे का बैकड्रॉप आपका मेहरून है तो कोई भी महिला कैरेक्टर मेहरून कलर का, कत्थई कलर का कॉस्ट्यूम पहन करना है, काला है तो कोई भी काले रंग का पैंट बुशर्ट पहन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आखिरकार क्या है, नाट्यकला जो है सारी दूसरी कलाओं का समाहित तो है, समाहित है। नाट्य शास्त्र में ही सब कलाएं हैं। निश्चित निश्चित निश्चित। संगीत भी है, नाटक भी है, बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें हैं आपका। इसलिए तो हम कॉस्ट्यूम के ऊपर भी तो ध्यान देते हैं ना। आपका कैरेक्टर, मैं यहाँ पे अगर अभी सूट बूट टाई वाई लेके आ जाऊँगा तो मैं रंगकर्मी नहीं लगूंगा। मुझे ऐसा लगता है, हम रिसेप्शन में जाते हैं तो हम अलग कॉस्ट्यूम के साथ जाते हैं,
हम कहीं ऑफिस में रहते तो हम अलग कॉस्ट्यूम के साथ रहते हैं, तो कॉस्ट्यूम भी आपका रंग कर्म से संबंधित ही है ना। संबंधित ही है उसके अंदर, आपका व्यक्तित्व उस तरह हाँ, दिखना हाँ, चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है पूरी दुनिया उसको मानती है, उसका लोहा मानती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नाटक करते करते एकदम आपने एक टर्न लिया फिल्मों की तरफ, वेब सीरीज की तरफ, तो ये टर्न किस तरह आया? नहीं, ये टर्म नाटक नहीं दिया, क्योंकि चूंकि बैंक में नौकरी चल रही थी तो इतनी छुट्टियां नहीं मिलती है कि हम इस माध्यम के साथ शूट करने के लिए कहीं चले जाएं। तो मैंने कभी प्रयत्न भी नहीं किया, प्रयत्न अभी भी नहीं करता हूं। अभी भी अगर कुछ आता है, कॉल आते हैं ऑडिशंस के लिए, तो सब कास्टिंग कंपनी के थ्रू आते हैं। प्रयत्न करना मैं तब मानूंगा कि जब मैं यहाँ से इंदौर से शिफ्ट हो जाऊँ और मुंबई में जाके स्ट्रगल करूँ या मुंबई में जाके ऑडिशंस देता रहूँ, तो वो नहीं है मेरा, उधर की तरफ कोई झुकाव नहीं है। जो भी काम मिल रहा है यहाँ पे मना किसी को नहीं करता, कोई छोटा सा भी ऑडिशन आता है तो मैं ऑडिशन दे देता हूँ। सिलेक्ट होना नहीं होना वो क्योंकि वो विधा ही अलग है ना, अलग है। आपका चेहरा देखा जाता है, आपका हुनर बाद में देखा जाता है वहाँ पे, है ना, तो विधा अलग है। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑडिशन में इसलिए देता हूँ कि उसके कारण से आज ये मान के चलो कि मैंने 150-200 ऑडिशन दे दिया तो 150-200 कैरेक्टर्स करने को मिले ना मुझे, क्या बात तो है। मेरी रिहर्सल हो गई। रिहर्सल हो गई आपकी भी। वाह। तो ऑडिशन देने का अनुभव कैसा रहा आपका? क्या किस तरह की चीज़ें पूछते हैं ऑडिशन में उधर? नहीं, कुछ नहीं है। ऑडिशन में आपको एक स्क्रिप्ट आ जाती है, ये कैरेक्टर है, आपको ये कैरेक्टर करना है, आप इम्प्रोवाइज करके कर सकते हैं, जैसा है वैसा कर सकते हैं। शुरू में बड़ी तकलीफ होती थी कि नहीं, आप थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, आप थोड़े से ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, जो कि हमारी नाटक की देन है। वहाँ की डिमांड है वो नाटक। कैमरा के सामने आपको बहुत संयमित, बहुत ही सेटल्ड रहना है, और नाटक में आपको बिल्कुल नहीं रहना सेटल्ड। आपको रिएक्शंस लाउड ही करना है, आपका आवाज़ आपको लाउड ही करना है, तभी जाके तो आप पहली रो जो 15 फीट दूर है आपसे तब तक पहुंच पाते हो, और सबसे आखिरी वाली रो तो आपसे 50 फीट दूर रहती है। तो तब तक आपकी आवाज़, कैमरा, ये माइक वाइक सब अपनी जगह है, लेकिन आपकी आवाज़ का एक रेंज ऊपर जाना ही चाहिए, 1-2 सीढ़ी। जो साहब, आपने पहली फिल्म की थी अक्षय कुमार जी के साथ में जी। तो अक्षय कुमार जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, स्टार आदमी, लेकिन सपोर्टिव, ऊर्जा देने वाला, खुद ऊर्जा रखता है और ऊर्जा देता भी है बंदा। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं 41 सालों से थिएटर कर रहा हूँ, और इसके कारण से बोले इतने सालों बाद क्यों आ रहे हो फिर इस माध्यम में? तो जो पता है कि भैया मैं बैंक की नौकरी करता था, तो निश्चित तौर से बैंक की नौकरी पेट भरने के काम आ रही थी, परिवार के। हाँ, तो और ये सारी चीज़ें, बाकी शौक है। आजकल जो नया OTT प्लेटफॉर्म आया है वेब सीरीज़ का, और चूंकि आप रंगमंच से निकले हुए हैं, तो OTT के बारे में या वेब सीरीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा माध्यम है और इससे कलाकारों को किस तरह की उपलब्धि मिलती है? पहले OTT के प्रति एक अच्छी सी धारणा नहीं थी, क्योंकि इसमें वायलेंस और सेक्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परोसा जा रहा था, सेंसर ना होने के कारण से। लेकिन मेरा मानना है कि कोरोना पीरियड में जब सब लोग घर में बैठ गए और फिर वो पता चला कि वो जो गंदी वेब सीरीज़ थी वो उनके TRP कम हो गए होंगे, तो आज की तारीख में बड़ी अच्छी प्यारी साफ़ सुथरी वेब सीरीज़ आ रही है। ये एक साधारण बात हुई, लेकिन रंगकर्मियों को जो थिएटर करते रहे उनके लिए OTT प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी बात है। सिनेमा में छोटे छोटे से कैरेक्टर बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन वेब सीरीज़ में, क्योंकि एक वेब सीरीज़ जो बनती है वो लगभग 4 फिल्मों को मिला लो इतनी बड़ी होती है। एपिसोड, हाँ, एपिसोड ज़्यादा होते हैं, तो उसके कारण से छोटे छोटे से कैरेक्टर भी उनको अच्छा सा फुटेज मिलता है, अच्छी सी एक जगह मिल जाती है। और यहाँ क्या 8-10 सेकंड की जगह भी बड़ी मायने रखती है। जैसी मेरी एक एड आ रही है, उसमें 10 सेकंड की एड है, उस 10 सेकंड में फोकस्ड 7 या 8 सेकंड का है, लेकिन उसका अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और रिस्पांस भी आया, कॉल आ रहे हैं। आपने कौन कौन सी वेब सीरीज़ में काम किया और जो पॉपुलर हुई, आपको अच्छी लगी? नहीं, मैंने 2 या 3 में किया है, उसमें से एक तो डिब्बा बंद हो गई है, एक मुखबिर है वो जो काफ़ी प्रसिद्ध रही, काफ़ी चली भी और उसका TRP भी अच्छा था। अभी एक और आने वाली है, देखो शायद जुलाई-अगस्त तक आ जाएगी। तो मुखबिर में किस तरह का किरदार था आपका? मुखबिर का किरदार एक जेब कतरा या इस प्रकार का बुजुर्ग है जो किसी एक छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा बनाता है, और वो लड़का जो है बाद में स्पाई बनता है और भारत के लिए दूसरी देश में जाके जासूसी करता है। लेकिन उसका अनुभव बड़ा अच्छा था कि एक ऑडिशन दिया था मैंने, कोई मुस्लिम कैरेक्टर था, उसका ऑडिशन दिया, लेकिन उसमें मेरे पास कोई कॉल नहीं आया।
ठीक। लेकिन उसके साल भर के बाद ये मूकबीर के डायरेक्टर उनका कॉल आया कि मैंने कहा मैंने ऑडिशन नहीं दिया। बोले नहीं नहीं, मैंने आपका ऑडिशन देखा है। तो वो अच्छा। हाँ, तो उन्होंने वो मुस्लिम कैरेक्टर का ऑडिशन देखा था, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि मेरी हाइट 5 फुट की है और उस कैरेक्टर को उनको 6 फुट या 6 फुट से ऊपर का एक पर्सनैलिटी वाला आदमी चाहिए था। और इस मुखबिर वाले कैरेक्टर के लिए उनको सिर्फ 5 फुट वाला ही कैरेक्टर चाहिए था। अच्छा। पुराना एक रेफरेंस उन्होंने मुझे दिया था कि पुराने डेविड जिस प्रकार से हुआ करते थे, उस डेविड के जैसा लुक चाहिए। तो लुक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऑडिशन मैंने कब दिया था, किसी और के लिए दिया था, लेकिन सिलेक्ट में उसके कारण से इसके लिए हो रहा हूँ। तो ये माध्यम, ये बड़े चूजी हैं इस माध्यम के लोग, डायरेक्टर जितने भी हैं, प्रोडक्शन वाले जितने भी हैं, बड़े चूजी हैं और उनको मालूम है कि कौन आदमी कहाँ से कैसे लेना है और कहाँ उसको रखना है। जब भी किसी कलाकार से बातचीत की जाती है, चाहे गायक हो या वादक हो, तो उनसे कहा जाता है कि आप कोई गीत सुनाइए, कोई अपनी धुन सुनाइए। तो मैं जोग साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी पसंदीदा कोई भी कृति, कोई भी आपका किरदार जो आपको पसंद हो, उसके कुछ डायलॉग या संवाद हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। एक मराठी डायलॉग है, लेकिन मैं उसको हिंदी में थोड़ा सा करके बताता हूँ। मुझे उसका भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उसको उसी लहजे में या वैसा कैरेक्टर के रूप में बोलने के बजाय मैं उसी टोन में आपको बताता हूँ कि विजय तेंदुलकर जी के नाटक का है और उसका बहुत प्यारा सा अर्थ है कि रिश्ते जो होते हैं वो धागे के समान होते हैं। रिश्ते जो होते हैं धागे के समान होते हैं और धागे में 2 छोर होते हैं। इस छोर से उस छोर तक जाने का जो प्रवास है वो हमारे रिश्ते निभाने की तरफ इंगित करता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो ये धागा उलझने की संभावना बन जाती है। तो बनते कोशिश धागे को उलझने नहीं देना चाहिए, रिश्ते को संभालना चाहिए। और अगर किसी कारण से गठान पड़ जाए तो उसको गठान को खोलने की कोशिश भी करना चाहिए, लेकिन अगर खींचातानी हो गई तो गठान ज़्यादा गट्ठी लग जाती है और फिर उस धागे को तोड़ने की नौबत आ जाती है। तो ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता इस स्तर तक कभी भी न जाने देना चाहिए, ये उसका अर्थ है। और उसको मैं रंगकर्म के अभिनय करने वालों से और प्रेक्षकों के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये 2 सिरे हैं। जी जी। ये 2 सिरे हमेशा जुड़े रहें, इसमें कोई उलझन न हो, इसमें कोई गठान न पड़े, तभी एक दूसरे के रिश्ते हम संभालते चलेंगे। क्योंकि ये बात पक्की है कि दर्शक अगर देखेंगे नहीं तो आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये रिश्ता उनका और हमारा बना रहे। बाबा, जो नए कलाकार हैं, नाटक के जो नाटक करना चाहते हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए गले के लिए या आप जैसे बोलते हैं नवरस के लिए, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे जो अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं और क्या करें, वो किस तरह अपने रियाज को करें? गायक तो अपना रियाज करता है तानपुरा लेके, खिलाड़ी अपना दौड़ लगाता है, पर नाटक के जो हमारे कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशन। फिर ऑब्जर्वेशन डायलॉग डिलीवरी के लिए, संवाद अदायगी के लिए भी हो सकता है, आपके लुकिंग को लेके भी हो सकता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को लेके भी हो सकता है, आपके कॉस्ट्यूम को लेके भी हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशन इसलिए जो शुरू में मैंने कहा था कि आँख और कान ये आपको खुले रखना, क्योंकि आप संवाद अदायगी की बात करते तो आप सुनोगे ना, आपको अच्छा क्यों अच्छा लगता है, आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ क्यों अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, आपको ये पता है ना कि क्यों अच्छी लगती है, तो फिर आप सुन रहे हो। तो वो सारी चीज़ें खर्च का उपयोग अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ को किस प्रकार से लोगों तक संप्रेषित करना चाहोगे। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़रूरी है कि आपको बहुत पढ़ना है, बहुत, कौन सा विषय पढ़ना है, हाँ, बहुत पढ़ना है। और आप अगर फिल्मों में जाना चाहते हो तो आपको फिल्में देखना है। फिल्में देखना है मतलब अरे यार फिल्में क्या देखना है, इस प्रकार की बातें की जाती है, नहीं, एज ए क्रिटिक देखना है, एज ए क्रिटिक देखना है कि ये चीज़ अच्छी क्यों है और ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं है, और ये हमारे को समझ में नहीं है तो फिर दूसरी बार देखो आप। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा श्री राम जोग साहब को, जिन्होंने इतनी सारी उपलब्धियाँ ली हैं, और हम उनको अग्रिम शुभकामनाएं देंगे उनके आने वाले नाटकों के लिए, वेब सीरीज़ के लिए और आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए। तो इंदौर डायरी का आज का सफ़र बस यहीं तक। इंदौर डायरी में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।